जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी का सेट नंबर 3 आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए। सेट 3 है, इसमें हम 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का मॉक टेस्ट ज्योग्राफी का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है दोस्तों? पहले प्रश्न में कहा गया दोस्तों, भारत के किस राज्य में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? दोस्तों, अगर हम बात करें मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र की, तो मैंग्रोव जो वनस्पति है, जो वृक्ष होते हैं मैंग्रोव के, वो उस जगह मिलते हैं जहाँ पर नदियाँ समुद्र में मिलती हैं और जहाँ पे टाइडल जोन होते हैं। तो जहाँ पे नदियाँ समुद्र में मिलेंगी वहाँ पे जल कैसा होगा आपका? वहाँ पे जल होगा खारा। तो जो मैंग्रोव वनस्पति है ना, वो खारे जल में उगने वाली वनस्पति है। और दूसरी बात, भारत में सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्र आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर देखे जाते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, वहाँ पर मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र देखा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब है कि भारत में सबसे बड़े जो मैंग्रोव क्षेत्र हैं वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल के बाद तो गुजरात में भी मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति की सबसे खास बात यह है कि ये खारे पानी में भी सरवाइव कर सकती है, खारे पानी में भी ये सफ़र कर सकती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ वो वो वनस्पति या वो जलीय पौधा कौन सा है जिसको बंगाल का आतंक कहा जाता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक बार यूपी टेट में पूछा गया था। तो बंगाल का आतंक किसको कहा गया? तो आपका जवाब होगा जलकुंभी। जलकुंभी, या जिसको हम बोलते हैं वाटर हियासिंथ, वाटर हियासिंथ इसको कहा जाता है। और इस खरपतवार को बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बंगाल का आतंक? तो दोस्तों, ये जो जलकुंभी है ये पानी से ऑक्सीजन को खींच लेती है। अब पानी से जैसे ही ऑक्सीजन कम होगी तो जो जलीय जीव होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और जो बीओडी का लेवल है वो क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए इसको कहा गया बंगाल का आतंक। हमसे प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में पूछा गया था मैंग्रोव वनस्पति जो सबसे ज़्यादा मिलेगी वो कहाँ मिलती है? पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास मिलती है। ठीक है दोस्तों, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है दोस्तों? 9 डिग्री चैनल किन दो भौगोलिक क्षेत्रों को अलग करता है? दोस्तों, 9 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब होगा यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। और कार निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करता है सोमब्रेरो चैनल, सोमब्रेरो चैनल। तो ये भी आप ध्यान रखना कि कार निकोबार को महान निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? सोमब्रेरो। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। आपसे पूछा जाए तो आप इनको बता सकते हैं। हमसे प्रश्न में पूछा गया था 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी क्या है? तो कवरत्ती है, कवरत्ती। और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। ये जरूर याद रखना, ये कई बार आता है आपके एग्जाम में। और लक्षद्वीप जो है ना, इसका हाई कोर्ट कहाँ लगता है? तो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट केरल के अधीन है। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न में पूछा गया था 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी का भाग है? तो दोस्तों, कौन सी नदी है भारत में जो रिफ्ट वैली बनाती है और बहती है? सही जवाब होगा आपका, आपके ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, ताप्ती या कावेरी। ठीक है, तो पहले तो आप जान लीजिए कि भ्रंश घाटी क्या होती है। भ्रंश घाटी, देखो दोस्तों, ऊंची ऊंची पहाड़ी हैं इस तरह से। अब क्या होता है कि जब पृथ्वी की प्लेटों में टेक्टोनिक मूवमेंट होती है, ठीक है, तो टेक्टोनिक मूवमेंट होने से प्लेटें एक दूसरे से क्या होंगी? जैसे ये है आपकी एक प्लेट और एक प्लेट ये है, जब से ही इनमें मूवमेंट स्टार्ट होगी तो ये प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकने लगती हैं। ठीक है, इस तरह से। अब जब दूर खिसकी तो इनके बीच में एक जगह बन गई इस तरह से, और ये जगह बहुत गहरी हो जाती है। इधर पहाड़ी होगी, इधर पहाड़ी होगी, बीच में एक नाली बन जाती है। ठीक है, नाला टाइप।
और ये इतना गहरा नाला होता है कि इसमें नदी बहुत तीव्र वेग से बहती है और कटान करती हुई आगे बढ़ती है। तो यही होती है आपकी भ्रंश घाटी। तो भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी बनाती हैं दोस्तों? तो सबसे फेमस नर्मदा नदी, ठीक है, ये भ्रंश घाटी का पार्ट बनाती है। दूसरा तापी या ताप्ती नदी, और ताप्ती लिख लीजिए इसको, ताप्ती, ठीक है, ताप्ती नदी। और एक है आपकी दामोदर नदी। तो भारत में नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदियाँ ये रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी आपका सही होगा। ताप्ती नदी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी जो भ्रंश घाटी है वो कहाँ पर है, तो अफ्रीका में है, ठीक है, उसको ग्रेट रिफ्ट वैली कहा जाता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी वो अफ्रीका में है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आपसे पूछा गया था भ्रंश घाटी में, तो इन ऑप्शन के अनुसार तापी नदी आपका सही जवाब है। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ये जरूर याद रखना कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा गया, तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरे साल पानी से भरी रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, कावेरी नदी पर एक झरना भी है जिसका नाम है शिवा समुद्रम जलप्रपात। शिवा समुद्रम जलप्रपात, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 4 क्या कहता है? भारत में दक्कन ट्रैप के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, दक्कन ट्रैप जो है ना, ये आपका एक प्रकार का पठार है, ठीक है, जिसका विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में देखा जाता है। और दक्कन ट्रैप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो बेसाल्टिक लावा के जमने से बनी है। बेसाल्टिक लावा क्या होता है कि ज्वालामुखी जो है जब उद्गार होता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन उसमें होता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन से जो लावा होगा वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो उसी लावा के ठंडे होने से परतें जम जाती हैं, और वो परतें किस मिट्टी की होती हैं? काली मिट्टी की होती हैं। तो भारत में जो दक्कन ट्रैप है वो एक पठार है, और इसमें काली मिट्टी प्रचुरता से पाई जाती है। तो हमसे ये पूछा गया है कि मुख्य कारण क्या है इसके निर्माण का, तो आप बताएंगे टेक्टोनिक इरप्शन होता है, सॉरी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, ज्वालामुखीय दरारी उद्भेदन, ये दक्कन ट्रैप का निर्माण का मुख्य कारण है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। और दक्कन ट्रैप में कौन सी फसल होती है, तो आप बताएंगे कपास मेनली और गन्ना। गन्ना और कपास जो है ये दक्कन ट्रैप पे उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक, मुख्य रूप से कर्नाटक में है, ये किस खनिज के लिए जानी जाती हैं? दोस्तों, अगर हम बात करें बाबा बुदन की पहाड़ियों की, तो ये कहाँ पर है, तो ये राज्य आपको पता चल गया है, कर्नाटक में है। कर्नाटक के कौन से शहर में है, तो चिकमंगलूर में, चिकमंगलूर, ठीक है, चिकमंगलूर में बाबा बुदन की पहाड़ी है। और बाबा बुदन की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं, लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं, ठीक है, ये जरूर याद रखना। बाबा बुदन की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए फेमस है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, आपको ये भी मैं आपको बता दूं कि बाबा बुदन की पहाड़ी पश्चिमी घाट पर स्थित है, ठीक है, पश्चिमी घाट। और ये कॉफ़ी के बागानों के लिए भी जानी जाती हैं, कॉफ़ी के बागानों के लिए। अब प्रश्न ये है कि इन पहाड़ियों का नाम बाबा बुदन क्यों पड़ा? देखो, एक सूफी संत थे जिनका नाम था बाबा बुदन, और ऐसा कहा जाता है कि बाबा बुदन सऊदी अरब के मक्का से कॉफ़ी के बीज लेके आए थे, और उन्हीं के द्वारा सबसे पहले इन पहाड़ियों पर कॉफ़ी की खेती की गई थी। तो उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम बाबा बुदन रखा गया है, ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर स्थित है, और ये लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं, साथ साथ यहाँ पे कॉफ़ी के बागान भी पाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था बाबा बुदन की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिए। अगला प्रश्न, उत्तर भारत के विशाल मैदानों में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़, ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या कहा जाता है? दोस्तों, भारत में ना जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी दो तरह की है, कौन कौन सी? एक पुरानी जलोढ़ और एक नई जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बांगर। और नई जलोढ़ को क्या बोलते हैं? खादर। तो ये दोनों आप याद रखना। तो प्रश्न में यही तो पूछा गया है कि पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा बांगर कहा जाता है। और खादर, खादर वो मिट्टी है जो हर साल नदियों की बाढ़ के पानी के साथ आने वाली जो ताज़ी गाद होती है, जो सिल्ट होती है,
उसके जमा होने से बनती है। तो नदियों में जब बाढ़ आती है ना, तो नदियों का पानी अपने साथ सिल्ट लेके आता है बहुत सारी, और जैसे जैसे पानी कम होगा वो सिल्ट को इकट्ठा कर देता है लेयर के रूप में। तो वो सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है और उसको बोलते हैं खादर। लेकिन जहाँ पर नदी की बाढ़ पहुँच ही ना पाए, वहाँ कौन सी मिट्टी बनेगी? वहाँ बांगर बनती है। तो बांगर जो है एक तरीके की अनुपजाऊ मिट्टी है, जबकि खादर उपजाऊ मिट्टी होती है। तो नई जलोढ़ होगी तो वो आपकी खादर है, और पुरानी जलोढ़ है तो बांगर है। और भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। क्लियर? याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए तो आप याद रखें। अगले प्रश्न की हम बात करें। अगले प्रश्न की बात करें इससे पहले मैं बता दूं, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी मुख्यतः मिलती है? तो जवाब होगा 8 प्रकार की मिट्टी मुख्यतः मिलती है। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्यों की समुद्री तटरेखा है? दोस्तों राज्यों की बात हो रही है तो सही जवाब होगा आपका सही जवाब है आपका 9 राज्य है। गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक जो नीचे के 9 राज्य हैं आपके, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र से गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, है ना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, है ना। तो ये सब इस तरह से 9 राज्य हैं। अच्छा, क्या आपको पता है कि भारत की कुल जो तटरेखा की लंबाई है वो कितनी है? तो लेटेस्ट आप याद रखिएगा, भारत में जो भारत की जलीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? तो आप बताएंगे 11,098.81 किलोमीटर। ये लेटेस्ट है। पहले हम इसको पढ़ते थे 75.16 तो ये गलत हो गई है अब। अभी जो लेटेस्ट आंकड़े सरकार ने दिए हैं तो भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। तो ये जरूर याद रखना। भारत के 9 राज्य हैं जिनकी समुद्री तटरेखा है, और सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? आपका जवाब होगा गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। क्लियर? याद रखें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? दोस्तों सिक्किम को अगर हम बात करें तिब्बत से जोड़ता है कौन सा दर्रा? सही जवाब होगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। तो ये आप याद रखना। सिप किला तो वैसे भी हिमाचल में है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नाथुला दर्रा इस सिक्किम को जोड़ता है किससे? तिब्बत से। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्किम की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, या सिक्किम की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो आप बताएंगे तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा गया है। तीस्ता नदी। क्लियर? याद रखेंगे। और सिक्किम का एक डांस मैं आपको बता चुका हूँ। एक डांस होता है सिक्किम में चूफाट। चूफाट डांस जो है ये आपका कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। जनमत संग्रह के आधार पर ये भारतीय संघ में शामिल हुआ, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है वो राज्य का स्टेटस दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। क्या आपको पता है कि सिक्किम का नया साल क्या होता है? लूसूंग। सिक्किम का नया साल है लूसूंग। ठीक है, याद रखेंगे। तो हमसे पूछा गया था सिक्किम को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? नाथुला। ऑप्शन सी आपको सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों पोलावरम जो सिंचाई परियोजना है ना वो आपकी आंध्र प्रदेश में है, और ये किस नदी पर है? ऑप्शन बी गोदावरी नदी पर है। पोलावरम गोदावरी नदी पर। गोदावरी के बारे में बता दूं, इसका उद्गम नासिक जिले से होता है। नासिक महाराष्ट्र में है, और त्र्यंबकेश्वर से होता है। तो त्र्यंबकेश्वर पठार से गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। और शहर कौन सा है? नासिक है वो। नासिक से निकलती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा गोदावरी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं, पेनगंगा, ये बड़ी फेमस है। पेनगंगा, बेनगंगा, बेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा। वर्धा वर्धा कई बार एग्जाम में रिपीट होती है कि किसकी सहायक है, तो आप बताएंगे गोदावरी की सहायक। और इसके साथ साथ प्राणहिता। प्राणहिता। तो बेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा, प्राणहिता ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, ओल्ड गंगा या बूढ़ी गंगा भी गोदावरी को कहा गया है। प्रश्न में पूछा गया था पोलावरम गोदावरी नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस पर्वत श्रृंखला में है? दोस्तों अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये अन्नामलाई पहाड़ियों का हिस्सा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अन्नामलाई पहाड़ी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अन्नामलाई पहाड़ी है ना, ये जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। जैव विविधता के हॉटस्पॉट।
ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट पे पाई जाती है, ये जरूर याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी अनाईमुड़ी है। क्लियर, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है नीलगिरी। नीलगिरी के बारे में बात करें, देखो ये इस तरह से प्रायद्वीपीय भारत है, यह हमारा पश्चिमी घाट हो गया और ये हमारा पूर्वी घाट हो गया। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ी और पूर्वी घाट की पहाड़ी जहाँ मिलती हैं वो भाग कौन सा है, वो है नीलगिरी। तो ये याद रखना कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ी कहाँ मिलती हैं, नीलगिरी पर मिलती हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, डोडा बेटा, ये जरूर याद रखना, ठीक है, याद रखेंगे। हमसे पूछा गया था दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी या अन्नामलाई पहाड़ियों में आती है। अगला प्रश्न, भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा किस फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके द्वारा जो वर्षा होती है वो किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, रबी, गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, रबी की फसल के लिए। क्लियर, याद रखेंगे। चावल खरीफ की फसल है और तरबूज जायद की फसल है, ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन कहाँ पर है। तो दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ये मध्य अंडमान में है, ये आप याद रखना। अंडमान की बात करें तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में आती है, उत्तरी अंडमान। और इसकी अगर ऊंचाई पूछे तो 732 मीटर है, 732 मीटर। हमसे बैरन पूछा गया था तो ये मध्य अंडमान में, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, तवा किसकी सहायक नदी है। दोस्तों तवा की अगर हम बात करें तो आपके ऑप्शन है महानदी, नर्मदा, ताप्ती, चंबल। सही जवाब होगा नर्मदा की सहायक नदी है तवा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, नर्मदा नदी पर 2 बांध आपसे पूछे जाते हैं, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, और ये कहाँ पर है, गुजरात में। तो सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में है, ठीक है। और दूसरा ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है और सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर गुजरात में है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी करती है जबलपुर में। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, तो हमसे पूछा गया तवा किसकी सहायक नदी है, तवा नर्मदा की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है। तो एबोर्ड ऑफ क्लाउड किसको कहा गया है, एबोर्ड ऑफ क्लाउड आपका जवाब होगा मेघालय को कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, मेघालय। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि मेघालय की सबसे लंबी नदी कौन सी है, उमंगोट नदी। और उमंगोट नदी इतनी स्वच्छ है कि इसमें इसके पानी में नदी का तलहट दिखता है। कभी आपको मौका मिले घूमने के लिए तो आप कभी नॉर्थ ईस्ट जाइएगा, और नॉर्थ ईस्ट में आप जाइएगा मेघालय, बहुत सुंदर राज्य है मेघालय अपने आप में। और मेघालय की जो नदी है उमंगोट, यहाँ पे आप नाव का मजा लीजिएगा जाके। तो आपसे पूछा कभी जाए एग्जाम में कि एशिया की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है, जवाब होगा उमंगोट नदी मेघालय में है। ठीक है दोस्तों, और मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। क्लियर, याद रखेंगे। मेघालय में 3 बड़ी फेमस पहाड़ी हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, इनका पश्चिम से पूरब की ओर यही क्रम है। देखो जब भी कभी भी हम बात करते हैं ना, जैसे ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, जब भी हम मैप पे की बात करेंगे, नक्शे की बात करेंगे, तो हमारे उल्टे हाथ पर हमेशा पश्चिम दिशा होती है और सीधे हाथ पर हमारी पूरब दिशा होती है। तो पश्चिम से पूरब का क्रम अगर पूछे तो पहले गारो, फिर खासी और फिर जयंतिया। और खासी पहाड़ियों पर शिलोंग भी स्थित है, शिलोंग। अगर आपके एग्जाम में आए कि मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे शिलोंग चोटी मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो बादलों का घर मेघालय को कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा होती है। सही जवाब होगा बांग्लादेश के साथ में। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में है, ठीक है, जो 4096.6 किलोमीटर है। और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कौन सा अर्धसैन्य बल कार्य करता है, बीएसएफ करता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, डंकन पैसेज कहाँ पर स्थित है। दोस्तों डंकन पैसेज की अगर हम बात करते हैं तो ये दक्षिणी अंडमान को छोटे अंडमान से जोड़ता है, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से
जोड़ता है? डंकन पैसेज। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न में क्या कहा गया? भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क भादला सौर पार्क कहाँ पर है? दोस्तों भादला सौर पार्क की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। राजस्थान के बारे में आप याद रखना कि राजस्थान का एक डांस बड़ा फेमस है, कालबेलिया डांस कहाँ पर है? तो राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, सुई सिनी अगर आपसे पूछा जाए तो वो राजस्थान का डांस है। और तेरह ताली ये भी राजस्थान का डांस है। तो ये 3-4 डांस हैं राजस्थान के, और राजस्थान में है भादला सोलर पार्क, राजस्थान। क्लियर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? दोस्तों अरावली और विंध्य के बीच अगर हम बात करें कौन सा पठार है? सही जवाब होगा मालवा का पठार। अरावली और विंध्य के बीच में मालवा का पठार विस्तारित है। मालवा पठार की अगर हम बात करते हैं तो ये काली मिट्टी के लिए बड़ा फेमस है, और काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है, इसके कारण यहाँ पे कपास की खेती, सोयाबीन की खेती, गेहूं की खेती ये बहुत ज़्यादा की जाती है, मतलब नकदी फसलें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है, यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है और ये नेपाल से भारत में एंटर करती है। कोसी की 3 धाराएं हैं, एक अरुण, तमोर और सुनकोसी। अरुण, तमोर और सुनकोसी, ये 3 धाराएं हैं इसकी, और ये तीनों धारा सप्तकोसी का निर्माण करती हैं, फिर बाद में मुख्य रूप से कोसी बनती है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये अपने मार्ग बदलकर बहने के लिए जानी जाती है। बिहार में हर साल बाढ़ लेके आती है कोसी नदी, तो ये आप याद रखना, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा गया है। और अरुण, तमोर और सुनकोसी इसकी 3 प्रमुख धाराएं हैं। क्लियर, याद रखना। अगला और अंतिम प्रश्न आज का, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन आवरण है? केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, तो सही जवाब होगा आपका जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा वन आवरण है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ना एक मिट्टी मिलती है करेबा मिट्टी, और करेबा मिट्टी दोस्तों आपके केसर की खेती के लिए जानी जाती है। केसर की खेती अगर होती है जम्मू कश्मीर में तो वो करेबा मिट्टी में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक नदी बड़ी फेमस है, जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा इसको कहा जाता है, वो है आपकी झेलम नदी। झेलम नदी को जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है, और झेलम नदी से एक झील का निर्माण होता है, और वो झील कौन सी है? बूलर झील। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील है, और इसको जो पानी मिलता है वो झेलम नदी से ही मिलता है। झेलम नदी का उद्गम अनंतनाग जिले में बैरीनाग झील से होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर में 2 नेशनल पार्क हैं। एक कौन सा? दाचीगाम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ और दाचीगाम नेशनल पार्क दोनों ही जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, क्या आप मुझे 3 डांस के नाम बता सकते हैं जो जम्मू कश्मीर किए जाते हैं? तो रऊफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, हिकत जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, और दुमहल। तो ये जम्मू कश्मीर के 3 लोक नृत्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रऊफ, हिकत, दुमहल। मंदजास भी होता है, बच्चा नगमा भी होता है, कूद भी एक डांस है जम्मू कश्मीर का, तो वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, 20 प्रश्न हमने किए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस तरह के और भी बेहतरीन मॉक टेस्ट मैं लेके आता रहूँगा। सुबह की क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सुबह मैं लेके आऊँगा स्टैटिक जीके का सेट, और उसमें बहुत चुनिंदा प्रश्न होंगे आपके एग्जाम के लिए। मेरे साथ बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।